Hello everyone, myself Ram Lovansi. So, objective of today's session, we talk about what is called by value and recursion. जैसे लास्ट क्लास में हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन देखा था, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. व्हाट इज कॉल्ड बाय वैल्यू, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, और या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर एंड व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर. एंड लास्ट वन वी टॉक अबाउट व्हाट इज रिकर्सन. So let's we start what is called by value function. तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. बेसिकली आपके पास दो फंक्शंस है. Here values of actual parameter will be copied to formal parameters and these two different parameters store value in a different memory location. मतलब आपने जो मेन मेथड में a और b वेरिएबल बनाया है उस a और b वेरिएबल का एड्रेस अलग होगा और आपने जो यहाँ पर एक स्वैप फंक्शन बनाया है उसके अंदर जो वेरिएबल आप बनाएंगे उसका एड्रेस क्या होगा, अलग अलग होगा. मतलब यहाँ पर वेरिएबल का नाम सेम है लेकिन उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, अलग अलग है. इसलिए जो आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करते हैं वो कभी भी एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं करता है. राइट, सो लेट्स सी द एग्जांपल. उसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. हियर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रिफर टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन. Therefore, any changes made to the formal parameter will not reflected to actual parameters. So, the call by value method of passing arguments to a function copies the actual value of an argument into the formal parameter of the function. So in this case, changes made to the parameter inside the function have no effect on the argument. By default, C programming uses call by value to pass the argument. So let's see the example. हम जो एग्जाम्पल देखने वाले वो एग्जाम्पल है आपका कॉल बाय वैल्यू. आप लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, हमने फंक्शन की चारों वेरिएशन कवर की है. तो इसमें मैं सेकंड वेरिएशन ही यूज कर रहा हूँ, टेकिंग समथिंग रिटर्निंग नथिंग. राइट, तो आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया. मान लीजिए फंक्शन का नाम क्या है, स्वैप. नेम ऑफ द फंक्शन दिस इज स्वैप. और ये आपसे कितने पैरामीटर लेगा, देयर आर 2 इंट टाइप पैरामीटर इज रिक्वायर्ड. और ये जो कहलाता है इसे हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, और या इसी को बोला जाता है डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन. ओके, तो यहां पर अब आप देखेंगे जो फंक्शन का प्रोटोटाइप आप देते हैं वो आपको कहां पर देना है, हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद. अब फिर उसके बाद आपने मेन मेथड लिखा और इस मेन मेथड में मैं इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूं. यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन बनाया कि डेफिनेशन आप देंगे स्वैप. राइट, तो यहाँ पर देखिएगा जो मेन मेथड है उसमें आपने दो वेरिएबल बनाए ए और बी. राइट, तो यहाँ पर ए और बी का एड्रेस ये लोकल वेरिएबल है, आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो आपका सिस्टम उसे किससे इनिशियलाइज कर देगा, गार्बेज वैल्यू से. राइट, फिर मैंने यहाँ पर किस फंक्शन को कॉल किया, स्वैप. और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सर ए कॉमा बी. तो जैसे ही आप यहाँ पर ए और बी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन से वेरिएबल कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल. जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल है और आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो आपका सिस्टम ए वेरिएबल को किससे इनिशियलाइज कर देगा, गार्बेज वैल्यू से, और बी को भी किससे इनिशियलाइज कर देगा, गार्बेज वैल्यू से. राइट, सो हियर वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी आर गार्बेज वैल्यू. ठीक, तो जब आप यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो इस ए वेरिएबल में क्या है, गार्बेज वैल्यू है, वो यहाँ से कॉपी होगा, और बी वेरिएबल में भी क्या, गार्बेज. तो जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त आप जो पैरामीटर पास करते हैं उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. क्या बोला जाता है उसे,
आर्ग्यूमेंट, या आप उसे बोल सकते हैं कि सर दिस इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। किसी भी फंक्शन को कॉल करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, या सिर्फ आप आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहां से क्या कॉपी होगा, इस ए की गार्बेज वैल्यू और बी की गार्बेज वैल्यू यहां से जाएगी। तो अब आपने मान लीजिए ये जो स्वेप फंक्शन की आप डेफिनेशन दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ए और बी लोकल वेरिएबल है, यहाँ पर ए बी का स्कोप सिर्फ मेन मेथड के अंदर ही, मेन के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल मेन मेथड से कहां पर ट्रांसफर होगा, स्वेप मेथड में। तो आपने मान लीजिए कि मेन के अंदर ए और बी को प्रिंट करवा लिया कि सर इन मेन मेथड स्लैश एन ए इक्वल टू परसेंटेज डी और बी इक्वल टू परसेंटेज डी। तो यहाँ पर आपने किसको प्रिंट करवा दिया है, ए और बी को। बट जैसे ही आपने यहाँ पर स्वेप फंक्शन को कॉल किया है तो यहां से कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर होगा, स्वेप फंक्शन में, राइट। तो ये जो ए और बी वेरिएबल है, यहाँ पर जब आप किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं तो डेफिनेशन देते वक्त आप जो भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करते हैं उसे हम बोलते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हो सिर्फ पैरामीटर, और या फिर आप इसको बोल सकते हो कि सर फॉर्मल पैरामीटर, दिस इज नोन एज फॉर्मल पैरामीटर। तो यहां से ए वेरिएबल की वैल्यू इस ए में क्या होगी, कॉपी। हम सेम नाम से वेरिएबल ले सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्मल आर्गुमेंट स्वेप फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल की तरह ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस ए वेरिएबल की वैल्यू इस ए में कॉपी होगी और इस बी वेरिएबल की वैल्यू इस बी में क्या होगी, कॉपी, राइट। अब जब मैं यहाँ पर लिखता हूं कि सर a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, आपका कंट्रोल किस फंक्शन के अंदर है, स्वेप के अंदर। तो आप डायग्राम में भी देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने बताया है कि सबसे पहले ये गार्बेज वैल्यू यहाँ पर कॉपी हुई, और फिर आपने देखिए कि ये जो चेंजेस किया है यहाँ पर, ये ए और बी का एड्रेस अलग है और जो मेन मेथड में ए और बी वेरिएबल बनाया है उसका एड्रेस क्या है, अलग अलग है। जो भी फॉर्मल पैरामीटर में आप चेंजेस करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए स्वेप फंक्शन में अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ किसको, ए और बी को, तो मैंने क्या लिखा कि सर इन स्वेप फंक्शन a इक्वल टू परसेंटेज डी और b इक्वल टू परसेंटेज डी। तो यहाँ पर आपने किसको प्रिंट करवा दिया है, a और b को। तो डेफिनेटली यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10। क्यों, क्योंकि आपका कंट्रोल स्वेप फंक्शन के अंदर है तो स्वेप के अंदर a और b वेरिएबल की क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 20। लेकिन जैसे ही कंट्रोल आपका इस स्वेप फंक्शन से वापस मेन फंक्शन में जाएगा तो ये जो लोकल वेरिएबल थे स्वेप फंक्शन के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब यहां से आपने जो चेंज किया है वो आपका मेन मेथड में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब इसके बाद जब कंट्रोल मेन में आएगा और प्रिंट करेगा ए और बी तो डेफिनेटली गार्बेज वैल्यू विल बी प्रिंटेड, राइट। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड, एक मिनट, मैंने डॉट सीपीपी से सेव कर लिया प्रोग्राम, हम सेव करेंगे डॉट सी से, राइट। सो लेट्स सी द कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक, कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन। तो देखिए इन स्वेप फंक्शन तो आ रहा है आपका a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, बट इन मेन मेथड a इक्वल टू 32 और b इक्वल टू 32। इसका मतलब ये है कि जो मेन के अंदर a और b को प्रिंट करवाया वो जो 32 है वो आपकी गार्बेज वैल्यू है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड बाय वैल्यू, राइट। तो एक बार अब आप डेफिनेशन को देखेंगे तो अब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो हियर वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स विल बी कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब सबसे पहले जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहां जो पैरामीटर पास करेंगे वो किस में कॉपी होगा, फॉर्मल पैरामीटर में। फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होने के बाद
जो भी आप चेंजेस करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का एड्रेस क्या है, अलग अलग है। तो here values of actual parameter will be copied to formal parameter and these two different parameters store value on a different memory location। तो यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, here both actual and formal parameters refer to different memory location। नाम सेम है लेकिन दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग होगा। Therefore any changes made to the formal parameter will not reflected to actual parameters। The call by value method of passing argument to a function copies the actual value of an argument into the formal parameter of the function। In this case, changes made to the formal parameter inside the function have no effect on the argument। argument मतलब actual parameter। So by default C में जो C प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन कॉलिंग होती है वो कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू होती है। ओके, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। देन अब नेक्स्ट है कि सर व्हाट इज पैरामीटर एंड व्हाट इज आर्गुमेंट। सो पैरामीटर की अगर हम बात करें, जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त जो आपने पैरामीटर पास किया उसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट, या उसी को आप एक्चुअल आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, आप एक्चुअल पैरामीटर भी आप उसको बोल सकते हैं। बट जब आप किसी फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, सो डेफिनेशन देते वक्त हम जो भी आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करते हैं उसे बोला जाता है पैरामीटर या फिर फॉर्मल पैरामीटर, राइट। तो यहाँ पर पैरामीटर का मतलब क्या है, पैरामीटर इज अ वेरिएबल इन द डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर दैट गेट्स पास टू द फंक्शन कॉलिंग। नोट, पैरामीटर इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल पैरामीटर, and argument is also called as actual parameter or actual argument। okay, I hope you understand what is formal and what is actual parameter। तो फॉर्मल मतलब जब आप किसी फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं या आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त आप जो भी पास करते हैं उसे बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर। क्या बोलते हैं हम उसको, फॉर्मल पैरामीटर। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इज रिकर्सन। तो अभी हमने फंक्शन देखा, रिकर्सन इज आल्सो पार्ट ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर रिकर्सन की अगर हम बात करें, ठीक, तो रिकर्सन में क्या होता है कि अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन। अगर आप किसी फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक, मैंने बोला कि अगर आप किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं तो वो आपका कहलाता है रिकर्सन। अब रिकर्सन का मतलब होता है कि एक यहाँ पर आपको कंडीशन देना पड़ेगा। अगर आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर दिया, लेट्स सी द एग्जांपल। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि हम मेन मेथड को हम एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं, सो योर आंसर इज यस। मेन के अंदर आप मेन को भी कॉल कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो है रिकर्सन का मैं आपको एक्चुअल यूज बता रहा हूँ, stdio.h, और यहाँ पर हमने लिखा void main, और यहाँ पर मैंने लिख दिया printf hello I am Ram। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको इनफाइनाइट टाइम अपना नाम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है लेकिन आपको लूप का यूज नहीं करना है, तो आप वहां पर रिकर्सन का यूज करके कर सकते हैं। सो मैन, राइट, तो यहाँ पर इंटरनली क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करेगा और वापस यही मेन उसी को अपने आप को ही क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। सो दिस इज नोन एज रिकर्सन। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेन के अंदर आपने मेन को ही क्या किया है, कॉल किया। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये जो कोड है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, इनफाइनाइट टाइम। क्या आ रहा है, हेलो आई एम राम, हेलो आई एम राम। और ठीक, अब मैं बोलता हूं कि मुझे मेरा नाम 10 टाइम ही स्क्रीन पे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो आप एक ग्लोबल वेरिएबल ले लो इंट x, राइट, और उसको इनिशियलाइज कर दो। देखिए यहाँ पर किसी भी फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। और यहाँ पर कंडीशन लगा दो कि सर इफ x ग्रेटर
इफ x लेस और इक्वल 10। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको जो रिकर्सन वाला पार्ट है जहाँ आप कॉल कर रहे हो, यहाँ पर आप लिख दो x प्लस प्लस। तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हेडर फाइल के बाहर, ये किसी फंक्शन के हेडर फाइल के बाद में और किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, और सारे फंक्शंस उस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x लेस 10 मतलब x प्लस प्लस, ये जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ही ये फंक्शन क्या होगा, अपने आप को कॉल करेगा। तो ये बेसिकली जो कंडीशन मैंने यहाँ पर दी है, इसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन। एक मिनट में कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल नहीं किया मैंने, कंपाइल देन एग्जीक्यूट। ठीक, तो आप देखेंगे आपका आउटपुट सिर्फ 10 टाइम ही आ रहा है, यहाँ पर स्लैश एन लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप किसी स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्यों, क्योंकि रिकर्सन में आप यहाँ पर ये जो कंडीशन हम देते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज बेस कंडीशन। और ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अब मान लीजिए कि अगर आपने कोई कंडीशन दी ही नहीं, तो वो कोड आपका इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, जिसका कोई यूज नहीं है। तो रिकर्सन में आप यहाँ पर कंडीशन देंगे, ये कंडीशन बताएगी कब वो फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा या अपने आप को स्टॉप कर देगा। तो दिस इज नोन एज द बेस कंडीशन। ठीक, और ये आप यहाँ पर चाहें तो इफ एल्स में भी लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, कि अगर ऐसा है तो ये कुछ रिटर्न करे, अदरवाइज। ठीक, सो लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे थे, रिकर्सन। सो रिकर्सन इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच इन विच अ फंक्शन और एल्गोरिथम कॉल इटसेल्फ one or more times until a specific condition is fulfilled। जैसे अभी मैंने आपको बेस कंडीशन बताया है, ये वो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक वो फंक्शन क्या होता करता रहेगा, अपने आप को कॉल। At which point the remainder of each repeat is proceed from the last to the first। Recursion cannot be applied to all the problem, but it is more useful for the task that can be defined in terms of similar subtasks। For example, recursion may be applied to sorting, searching and traversal problems। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग, सॉर्टिंग और ट्रेवर्सल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रिकर्सन। जैसे सॉर्टिंग में आप पढ़ेंगे क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, वहां पर आपका रिकर्सन यूज होगा। सर्चिंग में आप पढ़ते हैं बाइनरी सर्च या फिर बाइनरी सर्च ट्री, वहां पर आपका रिकर्सन यूज होगा। ट्री ट्रिवर्सल में आप पढ़ेंगे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रिवर्सल टेक्निक, तो वहां पर भी आपका रिकर्सन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यूज होगा। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिकर्सन आना बहुत जरूरी है, बिना रिकर्सन के आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकर्सन। तो यहाँ पर आप सिंटेक्स देख लीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया void hello, इफ इसके अंदर बेस कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न, और एल्स में वो फंक्शन अपने आप को क्या करता रहेगा, कॉल। और उसी फंक्शन को मैंने मेन के अंदर क्या किया है, कॉल। तो इस तरीके से आप रिकर्सन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, सो लेट्स सी द एग्जांपल। अब हम देख रहे हैं एक्चुअल रिकर्सन क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख लीजिएगा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक, मान लीजिए आपने यहाँ पर इंटर किया है इंटर एनी नंबर, आपने क्या इंटर कर दिया 6, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21। दिस इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। लेकिन कैसे करना है, यूजिंग रिकर्सन। ठीक, तो हम किसका यूज करके, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है
फंक्शन की रिटर्न टाइप, आपने फोर्थ वेरिएशन लास्ट वेरिएशन यूज कर रहे हैं, टेकिंग समथिंग और रिटर्निंग समथिंग। तो यहाँ पर सम एन नाम से हमने क्या किया है, फंक्शन क्रिएट किया है, और ये आपसे एक इंटीजर में पैरामीटर भी ले रहा है इन। तो ये क्या कहलाएगा, सर दिस इज प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन। ठीक, अब आप इसकी डेफिनेशन दे देंगे, इंट सम एन, यहाँ पर आपने लिखा इंट एन, राइट। और यहाँ पर आपने कंडीशन लगा दी है कि सर इफ एन नॉट इक्वल टू 0, मतलब एन अगर 0 के इक्वल नहीं है तो आप क्या कर दो, रिटर्न व्हाट, ठीक, एन प्लस फंक्शन का नाम क्या है आपका, सम एन, और यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 1, राइट। देन इसके बाद अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिटर्न व्हाट एन, भाई एन की वैल्यू भी 1 ही होगी उस टाइम या 0 होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इस तरीके से रिकर्सन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो हियर दिस वन इज बेस कंडीशन, ये कंडीशन जब तक आपकी ट्रू होगी तब तक ये वाला फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या रिटर्न कर देगा, एन। देन दिस वन इज नोन एज डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब मेन में आप इसको कॉल कर लीजिएगा, आप चाहें तो यूजर से इनपुट ले लीजिएगा। आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया int x, printf is enter any number, परसेंटेज d, सॉरी इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, एड्रेस ऑफ x, और यहाँ पर आप फंक्शन को डायरेक्ट printf के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, सर सम ऑफ n numbers, then print what, परसेंटेज d, और यहाँ पर आप लिख लेंगे सम n, और यहाँ पर आपने क्या पैरामीटर पास कर दिया, x, राइट। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर पास किया है, इंटर किया है 6, तो यहाँ से क्या जाएगा 6, तो फर्स्ट टाइम n वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, सर 6, राइट। तो क्या यहाँ पर देखिए 6 नॉट इक्वल 0, यस कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर गया, तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या करेगा, n मतलब n की वैल्यू क्या आपके पास 6 प्लस सम n माइनस 1, नेक्स्ट टाइम क्या होगा 5, फिर नेक्स्ट टाइम 4, फिर नेक्स्ट टाइम 3, फिर नेक्स्ट टाइम 2, फिर नेक्स्ट टाइम 1, और जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एल्स पार्ट में जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस व्हाट 0। अब अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज 21। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड how recursion is work. So first compile the program and execute the program। मान लीजिए आपने इंटर किया 6, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, sum of n numbers। मान लीजिए आपने इंटर किया 3, तो 3 का सम क्या आएगा 1 + 2 + 3, दिस इज 6। मान लीजिए आपने इंटर कर दिया 55, तो 55 का सम 1540। इस तरीके से जो है हम रिकर्सन के थ्रू कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि सर राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन, तो अब मान लीजिए आपने इंटर किया 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, लेकिन यहाँ पर जो है अब 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए आप यहाँ पर 1 रिटर्न करवाएंगे, नहीं तो 0 का फिर किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने फंक्शन का नाम यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, आप चाहो तो मैसेज दे दीजिएगा फैक्टोरियल ऑफ 5, दिस इज 120। तो यहाँ पर आप चाहें
तो फंक्शन का नाम चेंज कर दीजिएगा, दिस इज फैक्ट, और यहाँ पर भी इसका नाम क्या हो गया, फैक्ट, और जहां पर कॉल किया है वहां पर भी क्या हो जाएगा, फैक्ट, और यहाँ पर मैं मैसेज दे दूंगा फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इक्वल टू, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, एक्स को भी प्रिंट करवा दो और फैक्ट को भी क्या करवा दो, ठीक। तो यहाँ पर सम की जगह कौन सा फंक्शन कॉल कर लोगे, फैक्ट, और यहाँ पर प्लस की प्लेस पे इंटू हो जाएगा। तो अब ये क्या आएगा कि मान लीजिए आपने इंटर किया 5, क्या इंटर किया आपने 5, तो क्या होगा, पहले 5 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1, तो डेफिनेटली 120 विल बी प्रिंटेड। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। आपने इंटर किया 5, तो 5 का फैक्टोरियल आ रहा है आपका 120। मान लीजिए आपने इंटर कर दिया 7, तो 7 का फैक्टोरियल क्या आ रहा है, 5060। तो इस तरीके से आप रिकर्सन का यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकर्सन। ओके, सो लेट्स रिव्यू द सेशन। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, व्हाट इज आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, व्हाट इज रिकर्सन। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नया टॉपिक, व्हाट इज पॉइंटर। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।